कि मेसोटिंट का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग हुआ। तो मेसोटिंट का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो कौन सी शताब्दी में हुआ है, वो हुआ है 17वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। और लुडविग वॉन सीजेन इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रयोग में ये आया था। और ये जो है ये लाइट डार्क टू लाइट चलता है मेसोटिंट। और मेसोटिंट में क्या है, डार्क टू लाइट। और मेसोटिंट में रॉकर रोलेट इनका प्रयोग होता है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है। तो ये डार्क टू लाइट, इस बात का ध्यान रखना, डार्क टू लाइट मेसोटिंट। और लाइट टू डार्क क्या होगा, लाइट टू डार्क अपना एक्वाटिंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मेसोटिंट किसके समान है। मेसोटिंट जो है वो एक्वाटिंट के समान है। एक्वाटिंट में रेजिन का प्रयोग होता है और मेसोटिंट में किसका प्रयोग होता है, मेसोटिंट में रॉकर और रोलेट के द्वारा क्या होते हैं, गड्ढे किए जाते हैं, जिससे क्या आता है, ऊपर बर आ जाते हैं। ठीक है। तो एक्वाटिंट और मेसोटिंट दोनों एक दूसरे के समान हैं। और एक्वाटिंट में लाइट टू डार्क चलता है और मेसोटिंट में डार्क टू लाइट कलरिंग चलती है। ठीक है। इसमें लाइट टू डार्क है और इसमें डार्क टू लाइट है। ठीक है। तो ये 52 का क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्वाटिंट। ये फ्रेंड्स आपके मैचिंग में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना कहाँ से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हाथी दांत पर चित्रण करना कहाँ से प्रारंभ हुआ। हाथी दांत जो होते हैं उस पर, जिसको आइवरी बोलते हैं, आइवरी पर नक्काशी करना, आइवरी पर कार्विंग करना। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पट चित्रण को थानका के नाम से कहाँ जाना जाता है। किसको, पट चित्रण को, और किसके नाम से, थानका के नाम से। ये आपका मैचिंग में भी आ सकता है, एक साइड पट चित्रण दे जा सकता है और बी साइड में थानका, तो आपको मैच करने के लिए दिया भी जा सकता है। तो पट चित्रण का संबंध किससे होगा, थानका से होगा। किससे होगा, थानका से होगा। ठीक है। किसका संबंध, पट चित्रण का। ठीक है। तो अब पट चित्रण को थानका के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, चीन में जाना जाता है। कहाँ पे, चीन में। ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया कि पट चित्रण को थानका के नाम से जाना जाता है और कहाँ पर, चीन में। तो ये तीनों ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, पट चित्रण थानका दे दिया जा सकता है या थानका चीन भी दे दिया जा सकता है मैचिंग में। और वैसे भी नॉर्मल रूप से क्वेश्चंस भी पुटअप किया जा सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। सतह से कम उभरी मूर्ति को मतलब स्कल्पचर को जो कम उभार लिए हुए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कम मतलब लो। ठीक है। लो रिलीफ। ठीक है। तो सतह से कम उभरी मूर्ति जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, लो रिलीफ कहा जाएगा। तो ये भी मैचिंग में बन सकता है, ए साइड में कम उभरी मूर्ति पूछा जा सकता है, बी साइड में लो रिलीफ। ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये होगा कि अधिक उभार वाली मूर्ति और हाई रिलीफ। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछे जा सकते हैं कि कम उभरी मूर्ति को क्या कहते हैं, लो रिलीफ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कम उभरी मूर्ति को लो रिलीफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। सतह से अधिक उभरी मूर्ति। ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, सतह से कम उभरी, कम मतलब लो, अधिक मतलब हाई। ठीक है। तो अधिक वाली को क्या कहेंगे, हाई रिलीफ मूर्ति। ठीक है। ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो सतह से अधिक उभरी मूर्ति क्या है, हाई रिलीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। रिंग रिलीफ स्कल्पचर। रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर इसे कहते हैं त्रिआयामी गोलाकार आकृति को, त्रिआयामी जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, 3D बोलते हैं। ठीक है। 3 डायमेंशन होते हैं जिसके, तो वो त्रिआयामी होती है। तो जो त्रिआयामी गोलाकार आकृति होती है वो क्या कहलाती है, रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहलाती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस 2 तरीके से बन सकते हैं, मैचिंग में भी बन सकते हैं और वैसे भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर ए साइड में दे दिया जा सकता है और बी साइड में त्रिआयामी गोलाकार आकृति, तो आपको मैच करना होता है। ठीक है। तो रिंग रिलीफ स्कल्पचर त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मूर्ति में कंकाल की तरह है। मूर्ति में कंकाल, जो कंकाल होता है अपना, ठीक है, शरीर का जो ढांचा है कंकाल है, ठीक है, उसकी तरह कार्य कौन करता है। जैसे मूर्ति बनाते हैं तो कंकाल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, उसका आर्मीचर का प्रयोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आर्मीचर, ठीक है। तो मूर्ति में कंकाल की तरह कार्य आर्मीचर करता है, क्या बोलते हैं, आर्मीचर, ठीक है। तो ए साइड में मूर्ति दे दिया जा सकता है और बी साइड में आर्मीचर दिया जा सकता है। तो आपको किससे मैच करना है, मूर्ति को आर्मीचर से, क्योंकि मूर्ति का संबंध किससे हो गया, आर्मीचर में, आर्मीचर से, क्योंकि मूर्ति में आर्मीचर प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में, कंकाल के रूप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59। जेपीईजी क्या है, ठीक है। जेपीईजी, जेपी मतलब जे से जॉइंट, पी से फोटोग्राफी, ई से एक्सपर्ट्स और जी से ग्रुप्स, ठीक है। जे से जॉइंट, फोटोग्राफी, एक्सपर्ट, ग्रुप, ठीक है। तो जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप क्या है, ये एक फाइल फॉर्मेट है। जब भी हम अपनी कोई भी फाइल बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो वो किसमें सेव होगी, वो फाइल फॉर्मेट जेपीईजी में सेव होगी, ठीक है ना। तो जेपीईजी क्या है, एक फाइल का फॉर्मेट है कि हमें किस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जेपीईजी क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है। जैसे डॉट पीपीटी है, वो क्या है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। डॉट ईएक्सई है, वो किसका है, वो इसका वर्ड का है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, फाइल फॉर्मेट होते हैं कि हमें अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सटेंशंस, ठीक है। तो जेपीईजी क्या है, फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। फाइल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है, फॉयल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है। तो फॉयल शीट का उपयोग जो है वो स्टाम्पिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्टाम्पिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। पॉइंटिंग क्या है, पॉइंटिंग, तो पॉइंटिंग जो है वो त्रिआयामी मॉडल से, जिसका 3 डायमेंशन होता है, उस मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक है, ठीक है। कॉपी करने की कैसी तकनीक है, यांत्रिक, यंत्रों के द्वारा जो कॉपी किया जाता है वो तकनीक है। किसको, त्रिआयामी मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक को पॉइंटिंग कहते हैं। तो पॉइंटिंग को भी मैचिंग में भी दे सकते हैं। तो ए साइड में पॉइंटिंग दे दिया सपोज, और सेकंड साइड में कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 62। स्टक्को क्या है, स्टक्को, स्टक्को क्या है। तो स्टक्को है बाह्यतः, मतलब बाहरी रूप से जो प्लास्टर किया जाना, बाहरी तो क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया, और उसके बाद क्या है, उसे जिसे मोड़ा भी जा सके और जिसे उत्कीर्ण भी किया जा सके, एंग्रेव भी किया जा सके, ठीक है। तो बाहरी रूप में क्या किया, बाहरी रूप में तो हमने प्लास्टर किया है, बाहरी रूप में क्या प्लास्टर किया है, और फिर उसको क्या मोड़ा भी जा सके और उसको उत्कीर्ण भी किया जा सके, वो क्या कहलाता है, स्टक्को कहलाता है, ठीक है। तो स्टक्को का संबंध किससे हो गया, जिसे मोड़ा या उत्कीर्ण किया जा सके, या जिसे बाह्यतः प्लास्टर किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या है, वो स्टक्को है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ग्लेज क्या है, ग्लेज, अब आता है ग्लेज। ग्लेज जो होती है, कांच सतह होती है और उस पर कोटिंग होती है, ठीक है। कांच की सतह पर क्या होती है, कोटिंग होती है, वो क्या कहलाती है, ग्लेज कहलाती है, ठीक है। तो ग्लेज का संबंध किससे हो गया, कांच सतह कोटिंग से हो गया। तो ये भी मैचिंग में, तो ग्लेज का संबंध किससे हो गया, कांच सतह कोटिंग से हो गया, ये भी मैचिंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजल क्या है, क्वेश्चन नंबर 64। चीजल, चीजल जो है वो धातु पर उत्कीर्ण करने का एक उपकरण है, ठीक है। धातुई उत्कीर्ण उपकरण है, ठीक है। उत्कीर्ण करने का, एंग्रेव करने का क्या है, एक यंत्र है, उपकरण है, टूल्स है, क्या, चीजल, ठीक है। तो चीजल का संबंध किससे हो गया, उत्कीर्ण उपकरण से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मुद्रित पुस्तक, जो पुस्तक मुद्रित है उसमें जो शब्दावली होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो जो शब्दावली होती है वो तकनीकी शब्दों की सूची कहलाती है, कि किन किन शब्दों को उसमें सम्मिलित किया गया है, उनकी सूची, तकनीकी शब्दों की, कौन कौन सी टेक्निक्स का
किन किन चीज़ों का यूज़ किया है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती, जो थोड़ा वो ऐसे होते हैं, जैसे सपोज आर्मीचर है, ये शब्द हमने दे दिया, ठीक है। तो आर्मीचर क्या है, आर्मीचर जो है वो एक कंकाल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो शब्दावली होती है वो तकनीकी शब्दों की सूची होती है, किसी भी चीज़ की सूची होती है। जैसे इंटेग्लियो है, इंटेग्लियो क्या शब्दावली में दे दिया, तो क्या तकनीकी शब्दों की सूची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे पहला कौन सा समाचार पत्र मुद्रित हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बंगाल गजट। जो बंगाल गजट है वो सबसे पहले क्या था, मुद्रित हुआ था, ठीक है। और यह मुद्रित कब हुआ था, यह समाचार जो पत्र है वो कलकत्ता, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक। और क्या था, ये किसने किया था, ये 26 जनवरी 29 जनवरी, ये कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 को, ठीक है। कौन से जनवरी थी, 29 जनवरी थी, और 29 जनवरी को 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, ये जेम्स ऑगस्टन हिक्की। कौन थे, हिक्की थे, हिक्की के नाम से भी ये फेमस है। कौन थे, ये हिक्की थे। तो इस हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये क्या था, एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, क्या, बंगाल गजट, ठीक है। और इसको हिक्की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था, इसलिए इसको हिक्की समाचार पत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी मिली थी, किसको, हिक्की को, ठीक है। हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें सजा के अपराध में, है ना, आलोचना की थी, तो उसके सजा के अपराध में क्या हुआ था कि ये बंगाल गजट जो है उनको बंद करना पड़ गया था। और हिक्की की प्रेस को क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि क्या हुआ था, वे उसकी अपने बंगाल गजट में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करते थे। कौन करते थे, हिक्की करते थे। तो इस कारण बंगाल गजट जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। और एक साप्ताहिक धमाका था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। और 29 जनवरी 1780, इसको याद रखना, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था, 29 जनवरी 1780 कलकत्ता में, ठीक है, 29 जनवरी 1780 कलकत्ता में। और जेम्स हिक्की थे, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, उनके द्वारा हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना हुई थी, और उसके अपराध में इनके जो प्रेस थे उनको जब्त कर लिया गया था, और फिर इस कारण इसका बंगाल गजट का अंत हो गया था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ISI चिन्ह का क्या मतलब है। तो जो ISI चिन्ह है ये एक प्रमाणन चिन्ह है, किसी चीज को प्रमाणित करने वाला, ठीक है। तो जो ISI चिन्ह है वो भारत में जितने भी उत्पाद हैं उनका एक सर्टिफिकेट है, बिकने वाले उत्पादों का क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। उत्पादों का क्या है, सर्टिफिकेट है, ठीक। सर्टिफिकेट है जो सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि जो उत्पाद है वो भारतीय मानक द्वारा वो सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये मार्क हमें यह बतलाता है कि जो उत्पाद को सरकार द्वारा बेचने की परमिशन प्रदान भी की गई है या नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है या नहीं, हम इनको बेच सकते हैं या नहीं। तो ये ISI जो चिन्ह होता है ये एक प्रमाणन चिन्ह होता है, प्रमाणित करता है कि गवर्नमेंट द्वारा ये प्रमाणित हो गया है उत्पाद और हम इसको बेच सकते हैं, इसको बेचने की क्या है, परमिशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, मोनोग्राम किसके साथ डिजाइन किया जाता है। कौन, मोनोग्राम, ठीक है। तो जो मोनोग्राम है वो एक रूपांकन है, क्या है, रूपांकन है, जो दो या दो से अधिक अक्षरों को एक विशेष प्रकार से जोड़ता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अक्षर हैं उनको क्या करता है, एक विशेष प्रकार से वो जोड़ता है, और एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में, एक सिंबल के रूप में वो उसे क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है सिंबल के रूप में, ठीक है। जैसे ही क्या है, अपना भारतीय रुपया चिन्ह क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला मुद्रा चिन्ह ये है, रुपीज का चिन्ह, सिंबल ये। तो ये कब हुआ था, ये भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 है ना, 15 जुलाई 2010 को ये सार्वजनिक किया गया था
कि जो रुपया का जो चिन्ह है वो क्या है, वो ये होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सार्वजनिक रूप से 15 जुलाई 2010 को हुआ था। तो मोनोग्राम क्या है, मोनोग्राम एक डिजाइन है, एक रूपांकन है जो सिंबल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो किसके साथ डिजाइन किया गया, पत्र के साथ वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जीरोक्स का लोगो चिन्ह, जो लोगो चिन्ह है किसका, जीरोक्स का, किस ब्रांडिंग कंपनी ने डिजाइन किया, किस ब्रांडिंग कंपनी ने डिजाइन किया। तो क्या किसने किया था, इवान चार्मेफ और थॉमस गैसमार ने। ठीक है, किसने किया था, इवान चार्मेफ और थॉमस गैसमार ने जीरोक्स के लोगो चिन्ह को डिजाइन किया था। ये कंपनी है। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, सर्वप्रथम सबसे पहले फुल रोमन टाइपफेस को किसने विकसित किया। तो निकोलस जेनसन ने किया था। ठीक है, और जो निकोलस जेनसन हैं इनका जन्म 1420 में हुआ था और कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और जो निकोलस जेनसन हैं ये क्या है, ये टाइपोग्राफर भी हैं और टाइप डिजाइनर भी थे। ठीक है, कौन, निकोलस जेनसन टाइपोग्राफर और टाइप डिजाइनर भी थे और इनका जन्म 1420 में फ्रांस में हुआ था। तो फुल रोमन टाइपफेस को निकोलस जेनसन ने ही विकसित किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और हमने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम के 2 ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, एक में हम अपनी वीडियो सेंड करते हैं और नोट्स भी सेंड करते हैं, हैंडमेड नोट्स, और सेकंड्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन भी होना चाहिए आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम आपको ग्राफिक के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सोल्व करवाएंगे। ग्राफिक के 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको ही इसमें बेनिफिट होगा। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है। मोल्डिंग, एक्वाटिंट, वीविंग, ये वीविंग है, वीविंग नहीं है, वीविंग गौआश। ठीक है, तो मोल्डिंग, सबसे पहले मोल्डिंग को देखते हैं। मोल्डिंग का यूज़ किस में होता है, मोल्डिंग का यूज़ क्ले में होता है। ठीक है, एक्वाटिंट, एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग में होता है, मीन्स छापा चित्रण में। वीविंग जो होता है, वीविंग का यूज़, वीविंग जो होता है उस वीविंग का मतलब होता है कि बनाना, बुनाई से, और ये टेक्सटाइल में यूज़ होता है। और जो गवाश होता है वो वाटर कलर में यूज़ होता है। ठीक है, ओपेक कलर, वाटर कलर, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, मतलब बॉडी कलर, ओपेक कलर, वाटर कलर इन वन टाइप ऑफ वाटर मीडिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका यूज़ इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, छापा चित्रण से संबंधित है। तो हमारा प्रिंट मेकिंग मतलब छापा चित्रण, तो इसका आंसर होगा एक्वाटिंट। ये क्ले में यूज़ होता है, ये टेक्सटाइल में होता है, ये वाटर कलर में होता है। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया है, तो इसका आंसर होगा एक्वाटिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा चित्रण तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। छापा चित्रण तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। तो इस ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, जापान, चीन या जर्मनी। ठीक है, तो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे सभी को पता होगा कि इसका आंसर चीन है। ठीक है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि 105 105 ईस्वी में चीनी नागरिक साई लून थे, उन्होंने कपास और सलमल की सहायता से कागज़ का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ, 105 ईस्वी में। ठीक है, फिर 712 ईस्वी में चीन में सीमाबद्ध एवं स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। सीमाबद्ध और स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई, 712 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुई, ये भी चीन में हुई थी। और फिर इसके बाद चीन में ही सन
650 ईस्वी में हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्रित पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? वो भी चीन में हुई थी। कब हुई थी? 650 ईस्वी में मुद्रित हुई थी और उस पुस्तक का नाम है हीरक सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मुद्रित पुस्तक है फर्स्ट। ठीक है, और ये भी चीन में हुई थी। और उसके बाद सन 1041 ईस्वी में चीन के पाइशंग नामक व्यक्ति थे, उन्होंने चीनी मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया था और इन अक्षरों को आधुनिक टाइपों का आदि रूप माना जा सकता है। ठीक है, तो चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था और टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थों को पोतकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई का काम किया गया था। ठीक है, छपाई का काम किया गया था चीन में। तो इस प्रकार छापा कला अथवा मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय किसको जाता है? चीन को जाता है। तो छापा चित्रण तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? चीन में हुई थी। ये सब भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें इस साइड को इस साइड से मैच करना है। ये इस साइड है, ये बी साइड है, हमें इसको बी साइड से मैच करना है। ठीक है, तो अब एक्वा टिंट है। एक्वा टिंट, मैंने एक्वा टिंट के बारे में सभी प्रिंट मेकिंग जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लिथोग्राफ हमारा रह गया है और इंटेग्लियो में भी कुछ बतानी थी मुझे और इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, तो देख लेना। लेकिन मैंने जो इसमें अब बनाया हुआ है वो सब मेरा पुराना ही मटेरियल का है, तो उसी में से ये क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखिएगा। ठीक है, तो एक्वा टिंट में क्या होता है? मैंने बताया था एक्वा टिंट में रेजिन होता है, रेजिन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एक्वा टिंट में हम किसका यूज़ करते हैं? रेजिन का यूज़ करते हैं। ठीक, और रेजिन का यूज़ हम किसके द्वारा करते हैं? रेजिन टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा। ठीक, तो एक्वा टिंट का मैच हो गया रेजिन टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक, अब आते हैं मेजो टिंट पर। मेजो टिंट में मैंने आपको एक रॉलेट बताया था, एक रॉकर बताया था। ठीक है, तो रॉलेट और रॉकर दोनों की अलग अलग शेप बताई थी। रॉकर मैंने अर्धवृत्ताकार शेप में बताया था और रॉलेट मैंने सर्कल शेप में बताया था। ठीक है, तो दोलक को हम रॉकर भी बोलते हैं। ठीक है, दोलक को हम रॉकर भी बोलते हैं। तो मेजो टिंट का जो यूज़ होगा वो किस में होगा? रॉकर का यूज़ किस में होगा? मेजो टिंट में। ठीक है, तो मेजो टिंट का संबंध किससे हो गया? दोलक से, रॉकर से। ठीक, अब इसके बाद आते हैं उत्कीर्ण। उत्कीर्ण किस में है? उत्कीर्ण एंग्रेव करना, उत्कीर्ण करना। एंग्रेव को हिंदी में अगर आप उसका करोगे मीनिंग तो क्या होगा, ट्रांसलेट करोगे तो वो होगा उत्कीर्ण। ठीक है, एंग्रेविंग औजार, उत्कीर्ण, तो उनसे क्या किया जाता है? उत्कीर्ण किया जाता है। इसके बाद आते हैं शुष्क बिंदु, ड्राई पॉइंट। ये मैंने भी पढ़ाया था। तो ड्राई पॉइंट में क्या होता है कि ड्राई पॉइंट में एक नीडल होती है, 2 नीडल बताई थी उसमें मैंने आपको, एक स्टील की बताई थी और एक मैंने डायमंड की बताई थी। ठीक है, तो ये नीडल इससे मैच हो जाएगा ड्राई पॉइंट में। ठीक है, तो एक्वा टिंट का इससे मैच हो गया था, मेजो टिंट का इससे और इसका इससे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है? ए का हमारा 4th हो गया, बी का हमारा 1st हो गया, सी का हमारा 2nd हो गया और डी का हमारा 3rd हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया कि हमको आते हैं तो हमने ये जल्दी जल्दी कर लिए। ठीक, सपोज हमें नहीं आती तो अब हम कैसे चूज़ करें? कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते, सारे नहीं आती, 2 आते हैं चलो हमें। ठीक है, तो अब हम उनको कैसे चूज़ करेंगे? तो देखते हैं, जैसे हमें ए, बी, सी और डी ये दिए गए हैं। ठीक, अब हम इनमें से कॉमन देख लेंगे। भाई ए में क्या है? थर्ड, 2nd, 4th, 1st ये दिए गए हैं। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सारे ही इसमें आ रहे हैं। लेकिन बी में क्या है? 4th, 1st, 2nd, तो इसमें 1st 2 बार आए हैं तो हम बी में 1st लिख लेंगे। सी में क्या है? 1st, 4th, 2nd, 3rd, ये भी 1st, 2nd, 3rd, 4th की सीरीज़ है तो नहीं चूज़ कर पा सकते हम। डी में 2nd, 3rd, 4th, तो उसमें 3rd 2 बार आया हुआ है तो डी में हम 3rd लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि बी 1 और डी में 3rd,
ये दोनों सीरीज हमारी बन सकती हैं, ठीक है। जब हमें कुछ भी नहीं आता, मैं तब के लिए बता रही हूँ ये, ठीक। तो बी में फर्स्ट है और डी में थर्ड है, ठीक। तो बी में फर्स्ट इस वाली लाइन में भी आ रहा है और डी में थर्ड, और इसमें सी में भी, यहाँ पे बी में फर्स्ट और इसमें थर्ड। तो इन दो लाइनों में फर्स्ट और थर्ड है, बाकी किसी इन दोनों लाइनों में नहीं है। तो ये दोनों लाइनें हमारी क्या हो जाएंगी, ये वाली क्रॉस हो जाएंगी। अब हमें चूज़ किस में से करना होगा, अब हमें चूज़ बी में से और सी में से करना होगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया है, ये सपोज उत्कीर्ण का है। उत्कीर्ण का हमें पता चल गया, किसी औजार से ही हम किसी चीज़ को उत्कीर्ण करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिया, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो किसी चीज़ को काटना, किस प्रकार से हम उनको ऑप्शंस को हटाएं ताकि वे ऑप्शन हमारे कम रह जाएं, तो ये भी तरीका है एक, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, आपको इजी लगेगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, सी हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बर किस पर प्रभाव है, बर। अब मैंने आपको बर बताया था, किस में बताया था, बर किसके द्वारा हुए थे, रॉलेट या रोकर के द्वारा, जब हमने उन पे गड्ढे बनाए थे, ठीक है। तो कौन सी उसमें बनाए थे हमने, ये मेसोटिंट में बनाए थे, ठीक। अब मेसोटिंट जो है वो किस पे होता है, लकड़ी पे, कैनवास पे, धातु पे या पाषाण पे। अब आपको इस पर फोकस करना है कि किस पे होता है। लकड़ी पे भी नहीं होगा, कैनवास पर भी नहीं होगा और पाषाण पर भी नहीं है। ये किस पर था, धातु पे था, मेटल पर, ठीक है। तो बर किस पर प्रभाव है, धातु पर, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है, अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है। तो अंडर कटिंग क्या है, तो अंडर कटिंग शब्द जो होगा वो एचिंग से होगा, ठीक है। मूर्ति शिल्प से नहीं होगा, चित्रकला से नहीं होगा, वुडकट से नहीं होगा, एचिंग से होगा। तो कैसे कि धातु में जो बनी आकृति में एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए किसी धातु की सतह में, किसमें, धातु की सतह में आरक्षित हिस्से, जो आरक्षित हिस्सा है, ठीक है, जो हमने उकेरा है, ठीक है, उत्कीर्ण किया है, उस हिस्से की कटाई के लिए तीव्र एसिड का प्रयोग किया जाता है कि वो जो अंदर तक गहराई तक उसकी कटिंग हो जाए, ठीक है। उसको अंडर कटिंग बोला है। अब वो गहराई तक कटिंग कैसे होगी, वो एसिड के द्वारा होगी। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, एचिंग कहा जाता है या निक्षारण कहा जाता है। तो अंडर कटिंग से अदर एक ऑप्शन और बन सकता है कि निक्षारण शब्द किससे संबंधित है। तो निक्षारण शब्द भी एचिंग से संबंधित है और अंडर कटिंग शब्द भी एचिंग से संबंधित है। क्यों है, मैंने बता दिया कि गहराई बनाने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं और वही क्या है, वो अंडर कटिंग है, ताकि वो अंदर तक की कटिंग हो जाए, गहराई तक वो कट जाए जो चीज़ हम काटना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचिंग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। भारत में, कहाँ पर भारत की बात चल रही है, ठीक है। तो भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई, वो की गई थी 1556 में, ठीक है। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित की गई थी वो 1556 में स्थापित की गई थी, 30 अप्रैल 1556 को गोवा में, ठीक है। और किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, गोवा में स्थापित की गई थी और किसके द्वारा, पोर्टुगाइज, ठीक है, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। और क्यों, वे जो पुर्तगाली थे वो धर्म प्रचारक के लिए सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में लेकर आए थे और उन्होंने वहाँ पर अपने धर्म ग्रंथों को प्रकाशित किया था। तो मेनली धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में 30 अप्रैल 1556 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम चुनिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विपरीत, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सही क्रम पूछा जाता है, विपरीत क्रम पूछा जाता है। विपरीत क्रम, सही क्रम में क्या है, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप चलेगा, ठीक है, कि पहले किसका हुआ, फिर सेकंड नंबर पे किसका हुआ, थर्ड पर किसका हुआ, ठीक है। लेकिन विपरीत में क्या चलता है, जो लास्ट है, लास्ट से फिर पहला, फिर उससे पहला, ठीक है। तो विपरीत में लास्ट से चलेगा, ठीक।
तो ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा विपरीत क्रम है। ठीक है, तो हम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन देख लेते हैं। सपोज हमने सी देखा, ठीक, सी में क्या है, इसमें सबसे पहले स्क्रीन प्रिंटिंग, वुड कट, लिथोग्राफी, एचिंग। अब हम पहले इनको सही में ही लगाएंगे। तो सबसे पहले किसका है, हमें किसका पता है कि वुड कट का यूज़ हुआ था सबसे पहले। उसके बाद वुड कट के बाद हमने एचिंग पढ़ी है ना, एचिंग का। ठीक, एचिंग के बाद हम लिथोग्राफी का पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम स्क्रीन प्रिंटिंग का पढ़ेंगे। तो हमें वुड कट और किसका पता चल गया, एंग्रेविंग का, सॉरी एचिंग का, वुड कट और एचिंग। ठीक है, तो वुड कट और एचिंग लास्ट में, और फिर लिथोग्राफी, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ये तो हमारा सही क्रम हो गया, लेकिन हमें विपरीत क्रम लगाना है। ठीक है, तो विपरीत क्रम पहले स्क्रीन प्रिंटिंग आएगा, फिर लिथोग्राफी आएगा, फिर एचिंग आएगा, फिर वुड कट आएगा। तो हम देख लेंगे इसमें से कौन सा है। तो मेनली इसमें क्या आ गया, वुड कट किस में लास्ट में है, इसी में ही लास्ट में है, फर्स्ट वाले में। तो फिर वुड कट हो गया, फिर एचिंग हो गया, फिर लिथोग्राफी हो गया, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हम लास्ट से भी देख सकते हैं, शुरू से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक तरीका और है कि सपोज हमें बाकी का नहीं पता था, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि सबसे पहले भाई वुड कट का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, वुड कट का यूज़ हुआ है, बाकी प्रिंटिंग हमारी बाद में आई है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें वुड कट का पता है, तो वुड कट हमें फर्स्ट में पता है कि फर्स्ट में वुड कट का हुआ था, लेकिन हमें विपरीत क्रम में बताना है, तो लास्ट में वुड कट चला जाएगा। और लास्ट में बस इसमें एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे वुड कट लास्ट में एक में ही आ रहा है, बाकी किसी में आ भी नहीं रहा है। लिथोग्राफी है, इसमें एचिंग है, इसमें भी एचिंग है, तो वुड कट लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन सी यही राइट है। ठीक है, मैम ने वैसे भी करके देख लिया और ऐसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें हमें सही क्रम, बिल्कुल सीधा क्रम चयन करना है, चूज करना है। ठीक है, तो इसमें से भी हम कोई भी एक ऑप्शंस ले लेते हैं। सपोज हमने इसमें से बी ले लिया, तो इसमें पहले नंबर पे इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग है, सेकंड में मेटल दिया है, मेटल एंग्रेविंग, फिर वुड कट है, फिर वुड एंग्रेविंग है। तो हमने सबसे पहले कौन सी प्रिंटिंग पढ़ी थी, वुड कट पढ़ी थी, फिर हमने वुड एंग्रेविंग पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेटल इंटेग्लियो पढ़ रहे हैं, मेटल की। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारी लिथोग्राफी भी रह रही है, स्क्रीन भी रह रही है। लिथोग्राफी इसमें दिया नहीं गया है, और स्क्रीन है तो स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमें सही क्रम में चयन करना है। सबसे पहले वुड कट है, तो वुड कट दो में है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। वुड एंग्रेविंग है, तो वुड एंग्रेविंग इसमें है। मेटल है, मेटल आ गया, मेटल एंग्रेविंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग आ गया। ठीक है, तो कौन सा बना, वुड कट, वुड एंग्रेविंग, मेटल एंग्रेविंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मैंने ऑप्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो ऑप्शन में मैंने कुछ चीज़ देखी है कि कुछ ऑप्शंस एक तरीके से आंसर भी हमारा दे सकते हैं। जैसे कि इस बी नंबर का ऑप्शंस देखिए, तो इसमें क्या है, देखो वुड कट और वुड एंग्रेविंग ये दोनों एक साथ हैं, और स्क्रीन प्रिंटिंग और मेटल एंग्रेविंग एक साथ हैं यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या है, जो हम इसका पार्ट ऐसे कर लेंगे, तो वुड कट वुड एंग्रेविंग एक साथ यहाँ हो गए, और मेटल एंग्रेविंग स्क्रीन प्रिंटिंग ये एक साथ यहाँ हो गए। ठीक है ना, बाकी सब में तो अलग अलग है। तो वैसे तो हमें पता चल ही गया है कि ऑप्शन हमारा सी सही है। फिर भी अगर हमें लगता है कि क्या गड़बड़ है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि वुड कट ये हो गया। तो ये चीज़ एक तरीका है, ये भी जो लगा सकते हैं कि भाई वुड कट 2 में था, तो कैसे पता करें, अब आगे का नहीं पता। तो हमने पार्ट को डिवाइड कर लिया, तो वुड कट वुड एंग्रेविंग, वुड दोनों एक साथ ही आएंगे। भाई वुड पे ही काम चला है पहले, और फिर उसके बाद हमारा मेटल आ गया, और फिर स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी है। तो सी इस तरीके से भी राइट हो सकता है, और जैसे मैंने बताया ऐसे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैचिंग का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ए साइड और बी साइड। ठीक है, तो दोलक को मैंने क्या बताया था, दोलक को रॉकर भी बोलते हैं, दोलक को रॉकर भी बोलते हैं। अब रॉकर का प्रयोग किस में किया था, हमने प्रिंट मेकिंग में ही कर रही हैं। ठीक है, तो प्रिंट मेकिंग मैच हो गया। जो छैनी होती है वो लिथोग्राफ में यूज़ होते हैं, टूल है ये भी। तो लिथोग्राफ जब पढ़ाऊँगी तो तब उसके बारे में बताऊँगी।
तो छेनी का यूज़ लिथोग्राफ से है। सान, अब सान क्या होता है थोड़ा अलग है। तो वह पत्थर, सान एक पत्थर होता है जिस पर रगड़कर हम अपने जो टूल्स होते हैं, अस्त्र होते हैं, उनकी धार तेज करते हैं। तो सान एक पत्थर है जिस पर रगड़कर अस्त्रों की धार, जो भी टूल्स होंगे उनकी धार तेज की जाती है। तो ये किस में यूज़ होगा, ये हमारा मूर्ति कला में यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें परिमाण भी और दिशा, डायरेक्शन, दोनों चीज़ होती हैं ये। और इसमें क्या होता है, एक्स, वाई और जेड, ये अक्ष होते हैं, एक्सिस बोलते हैं इनको। ठीक है, और वेक्टर जो होता है घटकों से बना होता है, कंपोनेंट्स उनसे बना होता है। और ये जो है अक्ष के साथ रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। ठीक है, इन अक्ष के साथ वो किसको प्रेजेंट करता है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। कौन, वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, एक्स में तो 3 यूनिट्स होती हैं, वाई में 2 यूनिट्स होती हैं, जेड में 1 यूनिट्स होती हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी चलेगा। अभी पहले नॉर्मल जो प्रिंट मेकिंग है हमारा उसका पूरा कर दूंगी मैं उसके बाद। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसका मैंने बता दिया, इसका यूज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स से है। ठीक है, तो अब हमारा मैच क्या हुआ, हमने ढोलक को किससे यूज़ किया था, प्रिंट मेकिंग से, छेनी को हमने लिथोग्राफ से, सान को मूर्ति कला से, वेक्टर को कंप्यूटर ग्राफिक्स से। तो 4 ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता दिया। तो अब इसमें मैच क्या होगा, ए का फर्स्ट किया है तो फर्स्ट ही आ गया, इसमें तो सी ही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैलेट किससे संबंधित है। अब मैलेट क्या होता है, चित्र में दिखाया है, ये मैलेट है। ठीक है, इसको हैमर भी बोलते हैं, ये हथौड़ा ही टाइप है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे ये क्या है, लकड़ी है, तो इसको इस छेनी या कोई भी चीज़ होगी, इससे इसको बीट करेगा तो क्या होगा, इसको कार्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की कार्विंग है, वुड की, लकड़ी की कार्विंग है। ठीक है, तो वुड कार्विंग। तो मैलेट किससे संबंधित है, मैलेट वुड कार्विंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैचिंग का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ए साइड एंड बी साइड, डिगिंग, कटिंग, कार्विंग, स्क्रैचिंग। ठीक है, इनको मैच करना है। डिगिंग का यूज़ आपको पता ही होगा, वो एंग्रेवर होता है, एंग्रेविंग में होता है। ठीक है, फिर कटिंग, कट किससे करेंगे, कट हम ब्लेड से करेंगे, ब्लेड में हो जाएगा। कार्विंग मैंने बताया था, कार्विंग मैंने जब पढ़ाई थी, इससे फर्स्ट वीडियो जो है मेरी, उसमें मैंने ब्यूरिन और गेज 2 का यूज़ बताया था मैंने। ठीक है, वो एंग्रेविंग के उसमें था, पता नहीं किस में था। ठीक है, मेटल के उसमें था, तो मैंने उसमें बताया था कार्विंग का यूज़। ठीक, तो गेज जो होगा वो कार्विंग में हो जाएगा। और फिर इसके बाद है स्क्रैचिंग हमारा किससे होगा, नीडल से स्क्रैचिंग होगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका और जो मैंने बताया था, वो जो पहला मैच था उसमें हमारा फर्स्ट ही डायरेक्ट आ रहा था, बाकी सब में फोर्थ थे, ए ऑप्शन में है ना, ए साइड में फोर्थ थे। इस कारण क्या था, अब मैंने कॉमन देखा है कि जिसमें फर्स्ट सीरीज में ही इस टाइप से हो कि फोर्थ और एक अलग बच जाए, तो मेनली उसका आंसर अलग वाला ही होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें सब मिक्स है। ठीक, तो वो जो मैंने कहा था वो चीज़ इसमें अप्लाई हो सकती है। तो ए साइड, बी और सी और डी, इसमें हम कॉमन देख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए साइड में सभी हैं, बी में फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कॉमन आ गया। सी में क्या है, फोर्थ सेकंड, इसमें फोर्थ और सेकंड 2 हो गए, फोर्थ और सेकंड 2 हैं इसमें, तो इसमें चूज़ करना मुश्किल है। डी में थर्ड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, तो डी में क्या हो गया, थर्ड हो गया, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, हम ये देखेंगे फर्स्ट और थर्ड किस में है। देखो फर्स्ट इसमें भी हो गया और थर्ड हो गया डी का, इसमें बी का फर्स्ट और इसमें थर्ड हो गया, बाकी इसमें कोई नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 2 ऑप्शन कौन से कैंसिल हो गए, 2 और 3, फर्स्ट और फोर्थ रह रहे हैं हमारे, कौन से, फर्स्ट और फोर्थ। तो अब हम देखेंगे भाई, हमारा फर्स्ट और फोर्थ, 2 और 3 हमारे कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने बी का पता कर लिया था, बी का हमारा क्या हो गया, बी का हमारा ब्लेड हो गया, और डी का हमने क्या पता कर लिया था, डी का हमारा थर्ड नीडल हो गया। ठीक है, तो अब हमारा डिगिंग और कार्विंग इनका रह रहा है। ठीक है, तो डिग खोदने से है, वो एंग्रेवर में होगा, कार्व
गेज में होगा, किसी चीज़ को उकेरने से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, छापा चित्रण में प्रयुक्त मशीन का सही क्रम चुनिए। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, सपोज यही ले लेते हैं हम। ये एचिंग है, लिथोप्रेस है, राउटिंग है, ब्लॉक है। अब हमें पता चला सबसे पहला वर्क ब्लॉक पे हुआ था, तो हमारा ब्लॉक आएगा सबसे पहले। ठीक है भाई, अब हमने ऑप्शन देखे ब्लॉक में, तो एक ही ऑप्शन है अपना, यही सही बैठ रहा है। ठीक है, ब्लॉक के बाद हमें हमारा कौन सा था ऑप्शन, एचिंग था। ठीक है, एचिंग के बाद हमारा लिथोप्रेस आएगा, फिर इसके बाद राउटिंग आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, तो BELR, ब्लॉक, एचिंग, लिथोप्रेस और राउटिंग। तो कौन सा सही बैठा, सेकंड बैठा, ब्लॉक, एचिंग, लिथोप्रेस और राउटिंग मशीन। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी एक ऑप्शन ले लीजिए, कुछ तो पता ही होता है अगर पढ़ कर जाएंगे, और नहीं पता होगा तो भाई फिर तो अपना चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या चूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को छापा चित्रण की सामग्री के रूप में कास्ट के प्रयोग को विकास के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो कास्ट का प्रयोग है उसको विकास के क्रम में लगाना है छापा चित्रण के रूप में, कि कैसे कैसे किस प्रकार से इसका विकास हुआ था कास्ट का। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, तो कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, सपोज सी ही ले रहे हैं हम। ठीक है, इसमें सी पे क्या दिया, वुड स्केचिंग दिया कि वुड पर स्केच करना, स्क्रैचिंग। ठीक है, स्क्रैचिंग है ये। फिर वुड एंग्रेविंग दिया यहाँ पे, फिर वुड कट दिया, इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड दिया। ठीक है, अब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या था कि जो भाई सबसे पहले इम्प्रेशन दिया गया था, किसी भी चीज़ पर हमने क्या दिया, इम्प्रेशन दिया। ठीक है भाई, जो आदि मानव थी वो वो क्या करते थे, अपने हाथों का या किसी भी चीज़ का क्या करते, थप्पा लगा देते थे। ठीक है, तो इम्प्रेशन देते थे वे भी, तो ये इम्प्रेशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे वुड पे क्या हुआ, स्क्रैचिंग हुई, जैसे किसी भी चीज़ का स्क्रैच करना शुरू कर दिया, किसी पे इस प्रकार का, किसी पे इस टाइप की लाइनिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वुड कट आया, उसके बाद क्या हुआ, वुड कट आया। ठीक है, वुड कट आया और उसके बाद वुड एंग्रेविंग आया। तो सबसे पहले भाई नेचुरल सी बात है कि हम किसी भी नेचुरल चीज़ का टेक्सचर देंगे, इम्प्रेशन फर्स्ट चीज़ हमारी वही होगी, तो हमारा यही सबसे पहले नंबर पे यहाँ है। ठीक है, तो फिर वो स्क्रैचिंग है, फिर वुड कट है, फिर वुड एंग्रेविंग है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मैचिंग का है ये भी। तो अब इसमें क्या है, इसमें प्लेनोग्राफ है, प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन प्लेनोग्राफी में क्या है, जो मैट्रिक्स होता है वो अपनी मूल सतह को बनाए रखता है। ठीक है, आप जो स्टेंसिल है इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, तब अच्छे से देखना डिटेल में। स्टेंसिल है, स्टेंसिल का क्या होता है, स्टेंसिल में स्टेंसिल किस में यूज़ होते हैं, स्टेंसिल सैरीग्राफी में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसपे क्या होता है, हमारा इमेज वगैरह कुछ भी जो बनी होती है टेक्सचर के लिए। ठीक है, जिससे हम सैरीग्राफी करते हैं, किसी भी कपड़े पर छपाई वगैरह करते हैं, एक टाइप से हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन हो जाती है वो, तो उसके माध्यम से क्या की जाती है, छपाई की जाती है, सामग्री दबाई जाती है, छपाई की जाती है। ठीक है, तो स्टेंसिल का यूज़ जो होगा वो इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कोलोग्राफी। कोलोग्राफी पर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कोलोग्राफी में क्या होता है कि वुड कोलोग्राफी बताई थी मैंने उसमें। तो उसमें क्या है, कोई भी चीज़ है, सपोज हमने जूट लिया, जूट का हमने राउंड फिगर में कोई टेक्सचर डाल दिया, फ्लावर्स बना दे, कुछ भी बना दे, तो वो एक उपहार का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हमने कई चीज़ कर ली, सपोज हमने इसमें दाल वगैरह चिपका के कर दिया या कॉइन्स वगैरह चिपका के कर दिया, मतलब एक उपहार दे देते हैं। उपहार के बाद इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंक लगा देते हैं। इंक लगाने के बाद हम किसी प्रेस के माध्यम से या किसी अपने हाथ के द्वारा ही अधिक दबाव देकर हम पेपर पर इसका प्रिंट ले लेते हैं। तो इस पर प्रिंट एक अच्छा टेक्सचर आ जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये क्या है, एक छापा सतह पर टेक्सचर्ड सामग्री क्या है, चिपकाई जाती है छापा सतह पर, जिसके द्वारा हम छापा लेते हैं। तो कोलोग्राफी का वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वुडकट में क्या है, वुडकट में ठप्पा बनाया जाता है और ठप्पे के माध्यम से छपाई ली जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, फिर प्लेनोग्राफी
मैट्रिक्स से है, स्टेंसिल, मेम्ब्रेन के है, कोलोग्राफी का, छापा सतह पर टेक्सचर और वुड का ठप्पा। तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ है, फोर्थ 2 दिए हैं, और सेकंड बी का हमारा स्टेंसिल का सेकंड ही है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना, थर्ड हो जाएगा। और हमने कोलोग्राफी का फर्स्ट बताया था और इसका थर्ड बताया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। अब हम अपना वही तरीका एक बार देखते हैं ABCD करके। तो ABC और D। ए में क्या है, ए में इसमें 2 बार फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ लिख दिया। बी में हमारा 2 बार सेकंड आया हुआ है तो सेकंड लिख दिया। सी में हमारा 2 बार फर्स्ट आया हुआ है तो फर्स्ट लिख दिया। डी में भाई हमारा 2 बार फोर्थ आया हुआ है, लेकिन फोर्थ हमारा इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो हमने सपोज इसमें फोर्थ ही लिखा है एक बार को। तो अब हमारा सेकंड और फर्स्ट जो है हमारा, ये दोनों तो परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो अब हमारे ऑप्शन कौन से कट हो जाएंगे, सेकंड और फर्स्ट हैं। तो सेकंड फर्स्ट इस लाइन में है और इस लाइन में तो हमारी ये लाइन कट हो गई, ये लाइन कट हो गई। तो हमारी सेकंड और थर्ड लाइन बची है, सेकंड और थर्ड लाइन बची है। अब सेकंड थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं बी और सी। बी में सेकंड बताया, सी में फर्स्ट बताया मैंने। तो बी का सेकंड मतलब स्टेंसिल का सेकंड और सी का फर्स्ट, ठीक है। अब वुड कट का तो तुम्हें आपको पता ही होगा, वुड कट का क्या होगा भाई, वुड कट के ठप्पे हैं, ठीक, कॉमन सा है, ये आपको पता ही है। तो आपने थर्ड लगा दिया किसका, डी का। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड बचा, मतलब सी, सॉरी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, थर्ड हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, कास्ट ठप्पा, गम अरेबिक, रबर रोलर और स्क्वीजी, ठीक है। इनमें से आपको कास्ट ठप्पा भी पता होगा, रबर रोलर भी और स्क्वीजी भी। गम अरेबिक मेनली शायद ना भी पता हो, तो मैं गम अरेबिक के बारे में बता देती हूँ कि गम अरेबिक है क्या। तो गम अरेबिक जो है एक वाटर कलर का मीडियम होता है, ठीक है। किसका मीडियम होता है, वाटर कलर का मीडियम होता है गम अरेबिक, ठीक है। और इसको पानी में मिलाया जाता है गम अरेबिक को, और जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है। और जो ये गम अरेबिक है ये रह जाता है, और ठीक ये जो पेंटिंग का जो सरफेस होता है वो उस पर बंध जाता है, मतलब उस पर लगा रह जाता है, और पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक। और फिर जो गम अरेबिक कहाँ से मिलता है, ये बबूल के पेड़ की प्रजाति से मिलता है। और कहाँ पाया जाता है, सूडान और सेनेगल, ये 2 जगह है, वहाँ पर ये पाया जाता है और वहीं से ये आता है, ठीक है। तो गम अरेबिक तो ये है। अब यहाँ पे गम अरेबिक ब्रायर, ब्रायर वैसे मैंने पढ़ाया था आपको, ये ये मैं ग्राफिक का चला रही हूँ वैसे भी, तो ग्राफिक में तो गम अरेबिक का काम ही नहीं है। तो ब्रायर, ब्रायर मैंने किस में बताया था, ब्रायर मैंने एक टाइप का रोलर बताया था, और इससे इंक फैलाते हैं ये भी बताया था मैंने, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का रबर रोलर होता है। स्क्वीजी का यूज़ स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं, खास ठप्पा छपाई के लिए होता है। और गम अरेबिक का मैंने आपको बता ही दिया कि गम अरेबिक क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी इस पर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो जो गम अरेबिक है वो वाटर कलर में यूज़ होता है, कहाँ से आता है, वो सूडान से और सेनेगल से आता है, बबूल के पेड़ से पाया जाता की प्रजाति है ये, ठीक है। तो ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, रबर रोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रबर रोलर। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में मैंने ओनली 15 क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन नेक्स्ट सीरीज़ जो भी होगी हमारी आगे की, उसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको वीडियो को पूरी ही देखिए और आपको अच्छी भी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।